हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज के वीडियो में हम आपका जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस है उसके आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस 2 सेशंस में हमने बात की इंट्रोडक्शन के बारे में कि हेल्थ क्या होता है, हाइजीन क्या होता है और इम्यून सिस्टम क्या होता है। और उसके बाद हमने सेकेंड वीडियो में बात की अबाउट इम्यूनिटी, व्हाट इज इम्यूनिटी, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स, व्हाट इज एंटीजन, व्हाट इज एंटीबॉडी एंड व्हाट इज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दैट इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ सेल्स एंड नॉन सेल्फ सेल्स। मतलब वो खुद के सेल्स और बाहर के सेल्स के बीच में आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्यून सिस्टम। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में। आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, जिसको हम नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं या इनबॉर्न इम्यूनिटी बोलते हैं, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी या अक्वायर्ड इम्यूनिटी, आप इसको बोल सकते हो। अक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, जो आपको बाद में वैक्सीन्स के थ्रू या इंजेक्शंस के थ्रू या एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू दिया जाता है, तो दैट इज अक्वायर्ड। मतलब जो आप पैदा होने के बाद इम्यूनिटी आप अडेप्ट करते हो, इसको हम अडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। तो इन्नेट या इनबॉर्न इम्यूनिटी मतलब जो आपके साथ पैदाइशी आती है, और अक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी मतलब जो आपको बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से प्रोवाइड की जाती है। सो दैट इज अक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन 2 इम्यूनिटी के बारे में हम आने वाले सेशंस में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे इन्नेट इम्यूनिटी का इंट्रोडक्शन। व्हाट इज इन्नेट इम्यूनिटी? तो देखिए आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है। लेट मी जस्ट ग्रैब द टेक्स्ट बुक। ओके, सो इन टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में हमको सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पॉइंट क्या बताया गया है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एज इन्नेट और इनबॉर्न, which is also known as inherited immunity, and the second one is acquired or adaptive immunity. What do you mean by innate immunity? या innate immunity का दूसरा नाम क्या है, inborn immunity, जो आपको आपके पेरेंट्स से मिलती है। ऐसी शक्ति, ऐसी पावर जो आपको अपने मदर से, फादर से मिली है, जिसके वजह से आप बाहर के ऑर्गेनिज्म से फाइट कर पाते हैं, उस इम्यूनिटी को हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी या इनबॉर्न इम्यूनिटी, क्योंकि ये आपको इनहेरिट हुई है। इनहेरिट मतलब आपको आपके पेरेंट्स से मिली है। सो दैट इज इन्नेट इम्यूनिटी। और दूसरी इम्यूनिटी कौन सी है, अडेप्टिव इम्यूनिटी, जिसका दूसरा नाम है अक्वायर्ड। आप अडेप्टिव बोलो या अक्वायर्ड बोलो, दोनों का मतलब सेम है। अक्वायर करना मतलब क्या होता है, किसी बाहर की चीज़ को हासिल करना, और अडेप्ट करना मतलब क्या होता है, बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को अडेप्ट करना। तो अडेप्टिव या अक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम क्या करते हैं, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर जो हमको एक्सटर्नल मेडिसिन देते हैं, उस इम्यूनिटी को हम बोलते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं उसको हम, अक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी हमको बाहर से दी जा रही है। सो सबसे पहले हम देखेंगे, हम दोनों टाइप की इम्यूनिटी का एक्सप्लेनेशन डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनबॉर्न इम्यूनिटी के साथ। तो इनबॉर्न इम्यूनिटी या इन्नेट इम्यूनिटी, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। Innate immunity is the resistance to infections that an individual possess by virtue of his or her genetic makeup। इसका मतलब क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी है जो किसी भी इंडिविजुअल में प्रेजेंट होती है। पोजेस करना मतलब प्रेजेंट होना। तो इन्नेट इम्यूनिटी, या मैं इनबॉर्न इम्यूनिटी बोलती हूँ, बोलने के लिए सिंपल है ये वर्ड। तो ये जो इनबॉर्न इम्यूनिटी है, ये एक ऐसी इम्यूनिटी है, ये एक ऐसी पावर है जो आपको पैदा होते ही मिलती है। मतलब आप अपने पेरेंट्स से ये इम्यूनिटी लेकर आते हो, और ये इम्यूनिटी आपको कैसे आती है, मतलब पेरेंट्स के क्रोमोसोम से आपके अंदर आता है ये। सो इट इज ट्रांसफर्ड टू यू थ्रू जेनेटिक्स, जीन्स की मदद से, डीएनए की मदद से ये इम्यूनिटी आपके अंदर ट्रांसफ़र की जाती है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि कोई भी इंसान हो, कोई भी बच्चा जो पैदा होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब पैदा होता है तो वो अपने पेरेंट्स से कुछ इम्यूनिटी लेकर आता है, और उस इम्यूनिटी को हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, या आप बोल सकते हो इनबॉर्न इम्यूनिटी, जो उसके पास पहले से पोजेस होती है, मतलब पहले से उसके पेरेंट्स से उसको वो गिफ्ट मिलता है। ओके, इट इज़ द नेचुरल इनबॉर्न डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये एकदम नेचुरल मैकेनिज्म है, किसी दवा, किसी केमिकल से ये मैकेनिज्म नहीं मिला है, ये ताकत नहीं मिली है। ये कैपेसिटी कहाँ से आई है बच्चे के अंदर, ये जो डिफेंस पावर है, ये डिफेंस पावर कहाँ से आई है, मदर से, मदर और फादर दोनों से। तो ये जो इम्यूनिटी है, मोस्टली इसमें मदर का रोल ज़्यादा होता है। तो ये जो इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी ज़्यादातर कहाँ से आती है, ज़्यादातर नहीं, इन्नेट इम्यूनिटी, इनबॉर्न इम्यूनिटी जो है, ये इनबॉर्न इम्यूनिटी पूरी की पूरी कहाँ से मिलती है,
पेरेंट्स से। कहाँ से? पेरेंट्स से। सो इट इज़ अ वेरी नेचुरल फॉर्म ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, यहाँ पर कोई भी आर्टिफिशियल सोर्स आ ही नहीं सकता। ओके, डिफेंस सिस्टम मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन सिस्टम, जो आपको बाहर के एंटीजन से प्रोटेक्ट करे। ऑलराइट, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय प्रायर कॉन्टैक्ट विथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इम्यूनाइजेशन। तो क्या बोला गया है हमको इधर पे कि आप मतलब ये जो इनेट इम्यूनिटी होती है, ये जो इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है, इसके ऊपर अगर समझो कि बच्चा पैदा होने से पहले ही मदर को कुछ इन्फेक्शन हुआ है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में मदर आई है, सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रही हूँ, मैं किसी बड़ी बीमारी की नहीं बात कर रही हूँ, हम छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो अगर बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ है लेकिन उसको अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आ गया है तो भी उससे उसके इनेट इम्यूनिटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब बच्चा पैदा होगा तो उसको उसका कंप्लीट इनेट इम्यूनिटी मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बच्चे का इम्यूनिटी उतना ही स्ट्रांग होगा जितना इम्यूनिटी मदर का स्ट्रांग होगा, क्योंकि 9 महीने तक बच्चा किसके पेट में रहता है? किसके वुम्ब में रहता है? मदर के वुम्ब में रहता है। पेट ये गलत वर्ड है, वुम्ब हमको बोलना है, कोख बोलना है। ओके, सो बच्चा जो है, फीटस जो है, वो मदर के वुम्ब में 9 मंथ्स के लिए रहता है। तो उसको जो भी पावर मिल रही है, जो भी डिफेंस सिस्टम उसको मिल रहा है, वो मदर से मिल रहा है। इसीलिए मैंने आपको पहले एक स्टेटमेंट बोला कि मैक्सिमम इम्यूनिटी का कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है? मदर से आता है। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रांग मदर रहेगी, जितना ज़्यादा मदर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, उतना ज़्यादा बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। ऑलराइट, it is non-specific when it indicates a degree of resistance to infection in general और स्पेसिफिक where resistance to a particular pathogen is concerned। मतलब ये लाइन का मतलब क्या है, ये पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आपका ये जो इनबॉर्न इम्यूनिटी है, मतलब जो इम्यून सेल्स आपको मिलते हैं आपकी मदर से, जो प्रोटेक्टिव वाइट ब्लड सेल्स आपको आपकी मदर से मिलते हैं, जो प्रोटीन्स आपको आपकी मदर से मिलती हैं जब आप पैदा होते हो, तो उसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है। उसमें 2 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। 2 कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? वो स्पेसिफिक भी होती है और नॉन स्पेसिफिक भी होती है। स्पेसिफिक मतलब क्या? मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करना चाह रहे हो, जैसे कि समझो आपका लूज मोशन वाला कोई वर्म, मतलब कोई पर्टिकुलर वर्म आपके पेट में चला गया है जिसकी वजह से आपको लूज मोशंस हो रहे हैं, तो उस टाइम पे आप बुखार कम करने वाली प्रोटीन नहीं बनाओगे बॉडी में। हमारी बॉडी क्या करेगी? लूज मोशंस को कंट्रोल करने वाली प्रोटीन बनाएगी। तो जब हमको किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करना है तो हमारी इनबॉर्न इम्यूनिटी जो है, मतलब हमारी बॉडी के जो नेचुरल फाइटर सेल्स हैं जो हमको पैदा होते से मिलते हैं, वो स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे, मतलब वो उसी पर्टिकुलर पैथोजन के ऊपर अटैक करेंगे। और जब कुछ नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ है, जनरल इन्फेक्शन हुआ है जो आए दिन होते रहता है, तो उस टाइम पे हमारी इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक हो जाएगी। नॉन स्पेसिफिक मतलब उसमें कुछ भी आ सकता है, जैसे चोट लग जाना, स्किन पे चोट लग जाना, रैशेज हो जाना, हल्की फुल्की सर्दी हो जाना, एकदम नॉर्मल डिजीजेस की मैं बात कर रही हूँ, नॉर्मल इंजरी की मैं बात कर रही हूँ। तो जब जनरल इन्फेक्शंस हमको होते हैं तो उसके लिए हमको स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए अटैक नहीं करना पड़ता है, तो उस टाइम पे हमारी इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक बन जाती है। और जब हमको किसी एक पर्टिकुलर पैथोजन के ऊपर अटैक करना पड़ता है, जब वो पैथोजन अपनी बॉडी में घुसता है, तो उस टाइम पे हमारी इम्यूनिटी स्पेसिफिक बन जाती है। मतलब इट इज़ लाइक व्हाट यू कैन से, इट्स लाइक अपॉर्चुनिस्टिक। इसको जब जैसा करना है ये वैसा बन जाएगी। हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारा जो पावरफुल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, जब बच्चा पैदा होता है, मैं उस बच्चे की बात कर रही हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। आई एम अ वेरी ओल्ड चाइल्ड, लाइक आई हैव ग्रोन अ लॉट। सो जो बच्चा पैदा होता है, हम उस पैदा हुए बच्चे की बात कर रहे हैं कि अगर उस बच्चे को कॉमन सिम्टम्स, मतलब बेसिक इन्फेक्शन हुआ है, तो उसकी इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक जैसे काम करेगी। लेकिन अगर उस बच्चे को कोई स्पेसिफिक वायरस या स्पेसिफिक पैथोजन या स्पेसिफिक बैक्टीरिया उसकी बॉडी में अटैक कर रहा है, तो उसकी वही इम्यूनिटी स्पेसिफिक बन जाएगी। मतलब फिर वो बाकी के सेल्स को छोड़ के उस एक पर्टिकुलर पैथोजन के पीछे पड़ जाएगी। सो जो नया बच्चा पैदा होता है, मतलब न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, उसके अंदर जो इम्यूनिटी होती है उसको हम इनबॉर्न इम्यूनिटी बोलते हैं। और ये इम्यूनिटी बहुत ही छोटे से समय के लिए होती है, मतलब ये इम्यूनिटी आपके साथ लाइफ टाइम के लिए नहीं रहती है। इसीलिए तो जब बच्चा पैदा होता है कुछ दिन तक उसको, मतलब पहले मदर के पास ही रखा जाता है, क्योंकि उसके पास इनेट इम्यूनिटी है, तो वो छोटे मोटे इन्फेक्शन से लड़ सकता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, तो इसीलिए उसको उसी टाइम पे अलग अलग डोसेस दिए जाते हैं। BCG का वैक्सीन दिया जाता है, पोलियो का वैक्सीन दिया जाता है, टिटनस का वैक्सीन दिया जाता है। ऐसे अलग अलग वैक्सीन बच्चों को दिए जाते हैं। मतलब हर एक पर्टिकुलर एज में सारे वैक्सीन एक साथ नहीं दिए जाते हैं। सबसे पहले
कोई पर्टिकुलर वैक्सीन मतलब XYZ, फिर दूसरा वैक्सीन, फिर तीसरा वैक्सीन। आपने देखा होगा कि आपके जो बड़े भाई बहन होंगे उनके हाथ पर, लेफ्ट हैंड पर यहाँ पर ऐसे छोटा सा ऐसे निशान जैसे होगा। तो पहले के टाइम पे क्या करते थे, जो वैक्सीन देते थे ना, वो वैक्सीन का इंजेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था कि वो मार्क उधर पे रह जाता था, वो स्टैंप लगा देते थे, तो वो स्टैंप परमानेंट रहता था। ओके, मतलब इंक वाला स्टैंप नहीं, ऐसे एनग्रेव वाला स्टैम्प, मतलब वो स्किन के ऊपर अपनी छाप छोड़ जाता है। तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि ये जो इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है उसका एक ही डिसएडवांटेज है कि ये सिर्फ छोटे से समय के लिए ही काम करती है, ये बहुत दिन तक नहीं चलती है। ये स्टार्टिंग के सिर्फ 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन तक ही एक्टिव रहेगी। 15 दिन के अंदर अंदर हमको बच्चे को बाहर से वैक्सीन्स देना पड़ता है, ताकि जब इनेट इम्यूनिटी वीक पड़ जाए तो बच्चा बाहर की वैक्सीन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो हमने क्या बोला, इनेट इम्यूनिटी मतलब इनबॉर्न इम्यूनिटी, जो बच्चे को मदर से मिलता है, मतलब जो उसके जेनेटिक्स में आता है, फादर मदर दोनों से। तो इनबॉर्न इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी है, एक ऐसी पावर है जो बच्चे को अपने पेरेंट्स से मिलती है, और ये इम्यूनिटी स्पेसिफिक भी फंक्शन करती है और नॉन स्पेसिफिक फंक्शन भी करती है। आगे देखो क्या बताया गया है, One form of innate immunity comprises the various types of barriers which prevent entry of foreign pathogens or foreign agents into the body। तो क्या बोला गया हमको इधर पे कि ये जो innate immunity होती है, ये innate immunity के अलग अलग barriers है। अलग अलग barrier मतलब आपको कौन से पर्टिकुलर तरीके से ये इम्यूनिटी प्रोटेक्ट कर सकती है। तो ऐसे 5 अलग अलग बैरियर्स हमको बताए गए हैं। 5 अलग अलग बैरियर्स के नाम कौन से हैं वो हम देखते हैं। आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया है? देखो लास्ट पॉइंट में क्या बोला, वन फॉर्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी कंप्राइजेस द वेरियस टाइप ऑफ बैरियर्स। बैरियर मतलब क्या होता है, कठिनाइयाँ, मतलब ऐसे बोलते हैं ना हर्डल्स, ऑब्स्टैकल्स। जब भी हमको कोई ऑर्गेनिज्म मारने आएगा तो उसको इतने सारे ऑब्स्टैकल्स पार करके फिर हमारी बॉडी में घुसना पड़ेगा। तो जो हर्डल्स होते हैं, जो लेवल्स होते हैं कि ये लेवल क्रॉस करने के बाद ही ऑर्गेनिज्म बॉडी में घुस सकता है, ऐसे हमारी बॉडी में 5 बैरियर्स है जो इन्नेट इम्यूनिटी की वजह से हमको मिलते हैं। कौन सी इम्यूनिटी की वजह से मिलते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी की वजह से। तो वो 5 बैरियर्स कौन से हैं उनके नाम देखते हैं। आपको इंट्रोडक्शन समझा है? ऑल राइट। तो जिन 5 बैरियर्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि हमारा इन्नेट इम्यूनिटी जो होता है, मतलब जो हमारा नेचुरल मैकेनिज्म होता है, डिफेंस सिस्टम, वो हमको बाहर के ऑर्गेनिज्म से कैसे प्रोटेक्ट करता है। 5 अलग अलग बैरियर्स कौन से हैं? आपके टेक्स्ट बुक में ये 5 बैरियर्स दिए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट बैरियर है एपिथेलियल सरफेस, मतलब आपका स्किन सरफेस आपको प्रोटेक्ट करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अंदर घुसने नहीं देता है। फिर सेकंड बैरियर कौन सा है? एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस इन ब्लड एंड टिश्यूज, मतलब आपके ब्लड या आपके टिश्यू में एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होता है, वो हमको, अगर समझो स्किन से कोई ऑर्गेनिज्म अंदर घुस भी गया तो हमारी बॉडी एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस बनाएगी, जिससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, ब्लड में जो केमिकल प्रेजेंट रहता है। और समझो तो भी अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मरा तो थर्ड फिजिकल बैरियर कौन सा है? सेल्यूलर फैक्टर्स। सेल्यूलर फैक्टर्स मतलब अलग अलग टाइप के सेल्स जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करेंगे और उसको मारने की कोशिश करेंगे। और अगर थर्ड फैक्टर से भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मरा तो फोर्थ फैक्टर है फीवर। फीवर में हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कब बढ़ता है? जब हमारी बॉडी में कोई ऑर्गेनिज्म घुसता है तो हमारी बॉडी उस ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है। लेकिन याद रखो, ये टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये आपके ऊपर ही भारी पड़ सकता है। जब आपको छोटी मोटी चोट लगती है, छोटा मोटा इन्फेक्शन होता है तो आपको बुखार आती है, तो वो बुखार एक्चुअली आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आती है। लेकिन अगर वो बुखार का टेम्परेचर आपने चेक नहीं किया और अगर ज़्यादा बढ़ गया तो वो आपके ब्रेन तक पहुंच सकती है, जिसकी वजह से आपके सेल्स डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से और दूसरे आपको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। ये चौथा बैरियर है जो हमको बीमार होने से बचाता है। और 5वां बैरियर कौन सा है? 5वां हर्डल कौन सा है ऑर्गेनिजम्स के लिए? इट इज अक्यूट फेज प्रोटीन्स। अक्यूट फेज प्रोटीन्स मतलब किसी पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीन्स जो घुसे हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए ट्राई करेंगे और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले फर्स्ट बैरियर के बारे में, दैट इज एपिथेलियल सरफेस। फर्स्ट फिजिकल बैरियर जो हमको किसी भी पर्टिकुलर टाइप के इन्फेक्शन से बचाता है। कैसे बचाएगा एपिथेलियल सरफेस? तो सबसे पहले आपको एपिथेलियल वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। एपिथेलियल मतलब क्या होता है? आउटर सरफेस, आउटर एंड अपर सरफेस। तो हमारी बॉडी का सबसे बाहर का सरफेस क्या है? हमारा स्किन।
तो आपने देखा होगा जब भी आपको चोट लगती है या जब भी कुछ भी मतलब कहीं पर भी आप जाते हो तो सबसे पहले आपकी स्किन डैमेज होती है। जब भी आप गिरते हो, जब भी आप खेलते खेलते आपको चोट लग जाती है, इंजरी लग जाती है, तो सबसे पहले आपकी स्किन डैमेज होती है। सोचो अगर स्किन नहीं होती तो डायरेक्ट ब्लड वेसल्स फट जाते और पूरा खून ही खून निकलने लगता और इंसान की जगह पे डेथ हो जाती। इसलिए जितना ज़्यादा इंसान मतलब जितना ज़्यादा उसके स्किन हेयरी रहेगी, स्किन के ऊपर हेयर रहेंगे, उतना ज़्यादा वो इंसान प्रोटेक्टेड होता है। ओके, तो चलो देखते हैं एपिथेलियल सरफेस के बारे में पढ़ते हैं। द इंटैक्ट स्किन एंड म्यूकस कवरिंग द बॉडी प्रोटेक्टेड कंसिडरेबली अगेंस्ट इन्वेजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पर सबसे पहले एक वर्ड यूज किया गया है इन्वेजन। इन्वेजन वर्ड को अंडरलाइन करो और उधर पे लिखो एंट्री। इन्वेजन मतलब क्या होता है? एंट्री करना। इन्वेड करना मतलब एंट्री करना। घुसपैठिए जो होते हैं वो घुसने लग जाते हैं बॉडी के अंदर, तो एंट्री करने को हम बोलते हैं इन्वेड करना। ये वर्ड आपके इस चैप्टर में बहुत बार आएगा, हर पैराग्राफ में ये वर्ड यूज होगा। मैं आपको बार बार इसका मीनिंग नहीं बताने वाली हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ इसको लिख के रख लो। इन्वेजन करना मतलब क्या होता है? एंट्री करना, एंटर करना। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया हमको फर्स्ट पैराग्राफ में, द इंटैक्ट स्किन एंड म्यूकस कवरिंग द बॉडी। मतलब देखो आपके बॉडी के ऊपर स्किन का पूरा लेयर है जिसके वजह से ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट स्किन से अंदर नहीं जा सकते, और जो पार्ट्स हमारे ओपन है जैसे कान का जो होल है वो ओपन है, नोज के जो ओपनिंग्स हैं वो ओपन है, अपना माउथ एक ओपन स्ट्रक्चर है, अपना जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है वजाइना और पीनस, वहां से भी एंट्री हो सकती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। लेकिन इन सारे ओपन सर्फेसेस में एक कॉमन चीज क्या है? वहां पर म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस मतलब एक चिपचिपा लेयर जिसको आप शेम्बुर जैसा बोल सकते हो। सो म्यूकस मतलब क्या होता है? स्लाइमी, एकदम चिपचिपा सा लिक्विड। ये चिपचिपा लिक्विड क्या करता है? जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अंदर जाने की कोशिश करेगा तो वो ऑर्गेनिज्म इस चिपचिपे से लिक्विड के ऊपर चिपक जाएगा और वो ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाएगा। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब घर की साफ सफाई होती है तो धूल मिट्टी पूरी आपके नाक में चिपक जाती है, आपके कान में चिपक जाती है। नहाने के बाद जब आप अपना नाक और कान साफ करते हो तो धूल ही धूल निकलता है। इमेजिन करो अगर ये म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं होती तो सारी धूल आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाती है और आपके लंग्स में जाके बैठ जाती है, और ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इस वजह से आपकी स्किन सरफेस पे मतलब स्किन सरफेस का होना जरूरी है, और आपका म्यूकस मेम्ब्रेन भी बहुत ज्यादा काम करता है। इन दोनों का क्या फंक्शन है? द इंटैक्ट स्किन, इंटैक्ट मतलब टाइट स्किन, मतलब आपकी कवर्ड स्किन। अगर आपको स्किन के ऊपर चोट लगी है, आपकी स्किन के ऊपर कोई कट है, तो वहां से ऑर्गेनिज्म अंदर जा सकता है। लेकिन अगर आपकी स्किन पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है तो क्लोज्ड। इंटैक्ट मतलब क्या होता है? टाइट क्लोज्ड स्किन। तो आपकी स्किन और आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन मिलकर क्या करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर इन्वेड करने से रोकेंगे, अंदर एंट्री करने से रोकेंगे। द हेल्दी स्किन पोजेसेस, देखो स्किन का क्या फंक्शन है। द हेल्दी स्किन पोजेसेस बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन ड्राइंग स्वेट। क्या बोला गया है हमको? आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में ज़्यादातर आपको पसीना हाथ में, मुंह पे, पैर में, सब जगह पसीना आता है, हर जगह से स्वेट निकलता है। और वो स्वेट अगर गलती से आपने कभी चखा होगा, अपना खुद का पसीना अगर आपने चखा होगा कभी क्रिकेट खेलते खेलते या ग्राउंड पे गिरते हुए, तो आपने टेस्ट किया होगा कि इट इज सॉल्टी। आपका स्वेट कैसा होता है? सॉल्टी होता है। तो हमारे स्किन के ऊपर जो ये एक्स्ट्रा सॉल्ट बैठा हुआ होता है, मतलब जो ये पसीना आता है, इस पसीने की वजह से जो एक्स्ट्रा सॉल्ट जमा होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने एक्स्ट्रा सॉल्ट में सरवाइव नहीं कर सकता। कोई भी मतलब कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हैलोफाइल्स होंगे, मतलब जो सॉल्ट में ही ग्रो होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो आराम से ग्रो हो जाएंगे। लेकिन जो कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एयर में प्रेजेंट रहते हैं, जो सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा नमक में ग्रो नहीं हो सकते। तो आपकी स्किन के ऊपर जो पसीना रहता है, वो पसीना सूखने के बाद नमकीन हो जाता है। गर्मी में आपने देखा होगा आपके ब्लैक शर्ट के ऊपर वाइट वाइट नमक छूट जाता है, वो एक्चुअली आपका स्वेट सॉल्ट है। ओके, तो ये जो सॉल्ट है, जो स्वेट के वजह से सूखा है, पसीना सूख के जो नमक बन गया है, ये नमक आपके स्किन सेल्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर नहीं घुस पाता है। तो अच्छी बात हो गई कि नहीं हो गई? पसीना आना अच्छा है, समझ में आया? ओके, बस उसकी स्मेल नहीं आनी चाहिए, इतना याद रखो। अपने आप को ठीक रखो, मतलब अपने आप को क्लीन करते रहो। जरूरी नहीं है कि पसीना आ रहा है तो फिर नहाओ ही ना, अरे मैं तो ठीक हूँ, मेरे को तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर घुसेगा ही नहीं। तो एक चीज़ याद रखो, अगर पसीने के वजह से आपके स्किन के सेल्स ब्लॉक हो रहे हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ ऑक्सीजन भी नहीं जा पाएगा, इतना याद रखो। तो अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको साफ सफाई भी करते रहनी पड़ेगी। तो आगे देखो क्या बताया गया है। सेबेशियस सेक्रीशन, सेबेशियस वर्ड अंडरलाइन करो। सेबेशियस मतलब क्या होता है? ऑयल। सेबेशियस मतलब क्या होता है? सीबम। सीबम मतलब ऑयल होता है। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट
जो ऑयली है, जो स्टिकी है, जैसे आपके नोज के अंदर का लिक्विड, आपके कान में आप देखो कॉटन का वो डालो, कॉटन बड, और फिर उसको निकालो, चिपचिपा लगेगा। सो कोई भी ऑयली सेक्रीशन को हम बोलते हैं सेबेशियस या सीबम। ओके, sebaceous secretions and long chain of fatty acids have bactericidal and fungicidal properties। तो हमको क्या बोला गया है, हमारी बॉडी में ये जो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होता है और जो नेचुरल स्वेट प्रोड्यूस होता है, इनके पास एक क्या प्रॉपर्टी होती है, दे हैव बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरिसाइडल मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया मतलब बाहर से आने वाला एंटीजन, और साइडल मतलब किलिंग इफेक्ट। साइडल, SCIDAL, साइडल वर्ड का मतलब क्या होता है, किल करना। और अगर ऐसा कोई वर्ड दिया होता बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक मतलब क्या होता है, किसी की ग्रोथ को स्टैच्यू कर देना, किसी की ग्रोथ को स्टॉप कर देना। तो हमारा जो स्वेट है और हमारा जो ऑयल है, मतलब हमारी बॉडी में से देखो बहुत सारे लोगों का चेहरा एकदम ऑयली होता है, हमेशा उनकी स्किन में से ऑयल निकलता रहता है। तो वो ऑयल एक्चुअली उनके लिए अच्छा है, क्योंकि वो ऑयल क्या करेगा, उसके पास कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, उनके पास कुछ ऐसी फैटी एसिड चेन है। ऑयल मतलब लिपिड्स, लिपिड्स मतलब फैटी एसिड्स होना। तो उनके स्किन में ऐसे फैटी एसिड्स हैं जिनकी एक्टिविटी बैक्टीरिसाइडल है। बैक्टीरिसाइडल मतलब वो सीधे बैक्टीरिया को किल कर देगी, क्योंकि साइडल मतलब क्या होता है, किलिंग। बैक्टीरिया को मारने वाले केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं ऑयल में, स्किन से जो नेचुरल ऑयल निकलता है। सो सेबेशियस सेक्रीशंस हैव बैक्टीरिसाइडल एंड फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज। फंगिसाइडल मतलब फंगस को भी मार देंगे। आपने देखा होगा अभी 2-3 साल पहले एक फंगस इन्फेक्शन बहुत बुरी तरीके से फैला था मुंबई रीजन में। सबकी बॉडी में रेड रेड पैचेस हो रहे थे। तो वो रेड पैचेस क्यों हो रहे थे, आप अपने आप को साफ नहीं रखते हो, या वो फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस तरीके से फैल रहा था, कम्युनिकेबल डिजीज था, जिसके वजह से ये पैचेस स्प्रेड हो रहे थे। समझ में आ रही है आपको बात? तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे फंगिसाइडल प्रॉपर्टी। फंगिसाइडल प्रॉपर्टी मतलब फंगस को मारने वाली प्रॉपर्टी, और बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टी मतलब बैक्टीरिया को मारने वाली प्रॉपर्टी। और ये दोनों प्रॉपर्टीज किस में होती हैं, हमारे बॉडी के ऑयल में, मतलब हमारी बॉडी से जो ऑयल प्रोड्यूस होता है, जो हमारी बॉडी से, हमारी स्किन से जो ऑयल निकलता है, सेबेशियस सेक्रीशन जिसको हम बोलते हैं, उसके पास कुछ ऐसे फैटी एसिड चेन्स होते हैं जो बैक्टीरिया या फंगस को किल कर सके, जिससे हमारी बॉडी में नॉर्मल इन्फेक्शंस नहीं होंगे। तो स्वेट के वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर घुस नहीं पाएगा, और एक्स्ट्रा सॉल्ट के वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उधर ही मर जाएगा, और ऑयल के वजह से हमारा बैक्टीरिया या फंगस किल हो जाएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई स्किन की। अब देखते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या रोल होता है। म्यूकस मतलब आपकी जो नोज के अंदर चिपचिपी लेयर प्रेजेंट है उसका। सो The mucosa of the respiratory tract have several innate mechanisms of defense। तो क्या बोला गया है हमको इधर पे कि हमारा ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, हमारा ये जो चिपचिपा सा लेयर है, इसका बहुत अलग अलग फंक्शन है हमारे डिफेंस सिस्टम में। कैसे? The nose prevents entry of microorganisms to large extent, the inhaled particles being arrested through hair or at or near the nasal orifice। nasal orifice मतलब क्या होता है, आपके नाक के पास जो ये ओपनिंग है, जिसको हम नथुना बोलते हैं हिंदी में। तो आपके ये नाक के जो नथुने हैं, मतलब जो ये नेजल चेम्बर है, यहाँ पे आपने देखा होगा नोज हेयर प्रेजेंट होते हैं अंदर की तरफ। सब लोग मिरर में अपनी अपनी नाक देखो, आपको दिखाई देगा छोटे छोटे सीलिया जैसे हेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हेयर क्या करते हैं, जब भी घर की साफ सफाई होती है या जब भी आप सड़क पे से जाते हो, ट्रैवल करते हो, तो रोड का जो धूल मिट्टी कचरा होता है, कोई भी धुआं होता है, वो आपकी नाक के अंदर जब घुसता है तो सारा डस्ट पार्टिकल आपके नोज हेयर ट्रैप कर लेते हैं। अगर नोज हेयर ट्रैप नहीं कर पाते हैं तो जो चिपचिपी लेयर होती है, वो चिपचिपी लेयर म्यूकस मेम्ब्रेन ट्रैप कर लेती है। ओके, मतलब हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेती है, जिसके वजह से ये डस्ट पार्टिकल आगे नहीं जाते हैं, ट्रैकिया और लंग्स तक नहीं पहुंच पाते। तो देखो म्यूकस मेम्ब्रेन का कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ओके, ऑल राइट। Those that pass beyond are held by mucous lining, the epithelium, and are swept back to pharynx where they tend to swallowed or coughed out। तो क्या बोला गया है कि समझो कुछ डस्ट पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि उनको नोज हेयर नहीं पकड़ पाते, नाक के बाल उसको नहीं पकड़ पाते हैं, वो आगे तक चले जाते हैं, वो डस्ट पार्टिकल आगे तक चला जाता है, लेकिन वो डस्ट पार्टिकल आगे जाके भी किधर पे फंसेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर वो चिपक जाएगा, क्योंकि पूरी नोज, पूरा फेरिंग्स हमारा चिपचिपी मेम्ब्रेन से कवर्ड है। मतलब ये देखो, ये आपका नोज का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपका ये जो नोज का ओपनिंग है, इस नोज के ओपनिंग के पास ऐसे बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं अंदर की तरफ। तो बाहर से अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल आ रहा है तो वो यहाँ पर ही ट्रैप हो जाएगा, लेकिन अगर कोई डस्ट पार्टिकल यहाँ ट्रैप नहीं हुआ, अंदर गया, तो नोज के अंदर क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब यहाँ पर ऐसे एक चिपचिपी सी लेयर होती है। तो ये सारा डस्ट पार्टिकल किधर चिपक जाएगा, इस लेयर में चिपक जाएगा। और कुछ डस्ट पार्टिकल कभी कभी फेरिंग्स तक पहुँच जाता है। फेरिंग्स मतलब आपके गले तक आ जाता है, जिसके वजह से अचानक से आपको ठसका लगता
सकता है और वो आप कफ करके बाहर निकाल देते हो। कभी किसी ना किसी के साथ हुआ होगा, नाक में मक्खी गई और वो मुंह से आपके निकली, सो इट कैन हैपन। तो क्या होता है कि वो कोई भी डस्ट पार्टिकल आपके नाक से अंदर जाता है, लेकिन फेरिंग्स तक आते आते आपको ठसका लग जाता है, जिसके वजह से वो कफ करके आप बाहर निकाल देते हो। खांसी आने की वजह से वो कफ आप बाहर निकाल देते हो, तो उस कफ के साथ वो डस्ट पार्टिकल भी निकल जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो डस्ट पार्टिकल आगे तक चला जाए और लंग्स में चला जाए, ठीक है। सो इट कैन हैपन, लेकिन ऐसा बहुत रेयरली होता है। ओके, ऑल राइट। The cough reflex is an important defense mechanism of respiratory tract. The mouth is constantly bathed in saliva, which has inhibitory effect on microorganisms. The acidity of यहाँ तक देखो क्या बोला गया है कि आपको जब खांसी आती है, जब भी आपके नाक के थ्रू कोई भी डस्ट पार्टिकल अंदर जाता है, तो अचानक से जो आपको खांसी आती है वो एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारी बॉडी जानबूझ के खांसती है ताकि जो डस्ट पार्टिकल नाक से अंदर आया है वो मुंह से बाहर चला जाए। समझ में आ रही है बात? क्योंकि जब वो डस्ट पार्टिकल नाक से मुंह के अंदर आएगा तो हमारे मुंह में कंटिन्यू सलाइवा प्रेजेंट रहता है। आपने देखा होगा आपका मुंह कभी सूखा नहीं रहता है, हमेशा मुंह अपना थोड़ा थोड़ा गीला रहता है। तो इसका मतलब सलाइवा में बहुत सारे ऐसे एसिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं जो उस डस्ट पार्टिकल के थ्रू आए हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देंगे। तो हमारे सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है? इनहिबिटरी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इनहिबिटरी केमिकल्स मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने से रोके, ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सलाइवा में। पर समझो फिर भी वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुंह में नहीं आया और वो गले से नीचे चला गया, मतलब वो फूड पाइप के थ्रू हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंच गया। तो अब आपको तो पता ही है हमारे स्टमक में क्या प्रेजेंट रहता है। हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बच सकता। 99.9% सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स HCl से मर जाते हैं। तो देखो इधर पे क्या बताया गया है, द एसिडिटी इन गैस्ट्रिक सेक्रीशन। गैस्ट्रिक मतलब आपके इंटेस्टिनल सेक्रीशन से, गैस्ट्रिक मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एसिड रहता है, द acidity in the gastric secretions in the stomach, it destroys the microorganism. वो microorganism को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। The flushing action of urine eliminates bacteria from the urethra. और फिर भी समझो अगर कुछ कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म स्टमक से भी पार हो गए, इंटेस्टाइन के थ्रू होते हुए हमारे यूरिन सिस्टम तक पहुंच गए, मतलब हमारे यूरेथ्रा तक पहुंच गए, तो हमारा यूरिन इतना ज़्यादा एसिडिक होता है, उसमें इतना अमोनिया, इतना यूरिया होता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पक्का उधर मर जाएगा और फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर फेंक देंगे। तो कहीं ना कहीं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंसेगा और मरेगा। ओके, स्पर्माइन एंड जिंक प्रेजेंट इन सीमन आर एंटीबैक्टीरियल। क्या बोला गया हमको इधर पे कि समझो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर गलती से स्पर्म तक पहुंच गया, सीमन तक पहुंच गया। सीमन मतलब मेल्स का जो सेक्सुअल फ्लूइड होता है जिसमें स्पर्म स्विम करते हैं। तो अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेल्स के सीमेन में पहुंच गया तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उधर पे भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाला है, क्योंकि स्पर्म एक ऐसा पर्टिकुलर एसिड रिलीज करता है जिसमें जिंक प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उधर ही मर जाएगा। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीमेन में भी ज़्यादा देर तक प्रेजेंट नहीं रह सकता है। तो आई होप आपको एपिथेलियल सर्फेसेस के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। देखो आपको एक पिंक बॉक्स दिया गया है जिसमें नॉलेज एनहांसर के बारे में बात की गई है। व्हाट इज नॉलेज एनहांसर? क्या दिया है हमको इधर पे, आपके आंखों में जो कंजंक्टिवा, मतलब जो आंखें लाल हो जाती है, बोलते हैं ना आंख आई है, वो एक्चुअली क्या होता है? द कंजंक्टिवा इज फ्रीड ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स बाय फ्लशिंग एक्शन ऑफ लैक्रिमल सेक्रीशंस. Eye becomes susceptible to infection when lacrimal secretion is absent. Tears contain the antibacterial substance lysozyme. This is thermolabile, low molecular weight, basic protein which act as a muramidase. लाइसोजाइम इज एक्टिव ओनली अगेंस्ट सम पैथोजेनिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. तो आपको आंख कब आती है या आपको कंजंक्टिवाइटिस कब होता है? जब ये पर्टिकुलर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, मतलब कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया होते हैं, जब वो बैक्टीरिया आपकी आंख में चले जाते हैं तो आपकी आंख क्या करेगी? अगर हेल्दी आए है तो आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे. और हमारा जो लैक्रिमल ग्लैंड है, कौन सा लैक्रिमल ग्लैंड बात कर रही हूँ मैं? हमारे आंखों के पास एक स्पेशल ग्लैंड होता है, लैक्रिमल ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं, जो टीयर्स प्रोड्यूस करता है. हमारे टीयर्स के अंदर एक स्पेशल एंजाइम होती है जो हमको यहाँ पर बताई गई है, लाइसोजाइम. कौन सी एंजाइम होती है? लाइसोजाइम. 11th में आपने एक पढ़ा था लाइसोजोम. लाइसोजोम दूसरा है, वो सुसाइडल बैग्स है, वो सेल के अंदर के वेस्ट पार्टिकल को खाता है. और लाइसोजाइम ये टीयर एंजाइम है, ये आपके आंख के अंदर के कचरे को साफ करती है. तो जब, मतलब देखो, जब आप कांदा काटते हो तो आपके आंखों से आंसू आता है, तो एक्चुअली आपका लैक्रिमल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है और वो टीयर्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है. तो जिनकी आंखों में ये लैक्रिमल ग्लैंड एक्टिव है
जब भी उनके आंख में बैक्टीरिया जाएगा तो उनको आंसू आएंगे और उनका ये कंजंक्टिवाइटिस वायरस, मतलब ये जो कंजंक्टिवाइटिस बैक्टीरिया, ये बाहर निकल जाएगा। ओके, उनको इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन जिनके पास लैक्रिमल ग्लैंड नहीं होती है या जिनकी लैक्रिमल ग्लैंड सेंसिटिव नहीं होती है, मतलब जो उस बैक्टीरिया को पहचान नहीं पाती है, तो उनके केस में क्या होता है, उनके केस में ये टीयर्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। टीयर्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो एंजाइम रिलीज नहीं होगा, और एंजाइम रिलीज नहीं होगा तो वो बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से आपका इन्फेक्शन हो जाएगा। तो लैक्रिमल ग्लैंड होगा तो आपको जल्दी कंजंक्टिवा इन्फेक्शन नहीं होगा, और अगर आपका लैक्रिमल ग्लैंड वीक है तो फिर आपको कंजंक्टिवा इन्फेक्शन बार बार हो सकता है। सो दिस इज व्हाट हैज बीन टोल्ड ओवर हियर इन नॉलेज एनहांसर बॉक्स। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या बात की? वी टॉक्ड अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। हमने 2 टाइप के इम्यूनिटी के नाम पढ़े। कौन से 2 टाइप? एक इनेट इम्यूनिटी, मतलब बच्चे को जो पैदा होते से मिलती है, और एक अक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी आप बोल सकते हो, जो पैदा होने के बाद उसको दी जाती है। ओके, इनेट इम्यूनिटी का इंट्रोडक्शन हमने देखा कि वो मदर से मिलती है, वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, और वो स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक दोनों फंक्शन कर सकती है। इनेट इम्यूनिटी के 5 फिजिकल बैरियर्स हैं जो आपको बीमार होने से बचाते हैं। मतलब जो बच्चा पैदा होता है, उस नए पैदा हुए बच्चे को, न्यू बॉर्न बेबी को अलग अलग पर्टिकुलर पैथोजन से बचाने के लिए 5 ऑब्स्टेकल्स होते हैं, 5 बैरियर होते हैं, जिसमें से आज हमने फर्स्ट बैरियर के बारे में पढ़ा, दैट इज एपिथेलियल सरफेस। अब नेक्स्ट सेशन में हम बचे हुए बाकी के 4 बैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं ट्राई कर रही हूँ आपको जल्दी से जल्दी, जितना स्पीड में हो सके उतना स्पीड में वीडियोस प्रोवाइड करने की। थोड़ा आप लोग भी पेशेंस रखो, कोऑपरेट करो। पहले जो हमने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए वो चैप्टर रिवाइज करो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम पढ़ के हो गया, पढ़ के हो गया। मुझे पता है पढ़ के हो गया, लेकिन रिविजन कौन करेगा? मैं नहीं, रिविजन भी आपको ही करना है। सो जो टॉपिक्स पढ़ के हो गए हैं उनको रिवाइज करो, तब तक इस चैप्टर के आगे के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अब तक अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर नहीं किया है तो बहुत गलत बात है। फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कर दो, लाइक बटन पे क्लिक कर दो। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बता दो। मिलते हैं जल्दी। सी यू सून, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।